नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है श्वसन तंत्र, या फिर इसी को इंग्लिश में रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी वीडियो देख लिया है। आज उसी के ही क्रम में आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, इसका प्रोसेस हम लोगों ने देखा था कि यह मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। दूसरा देखे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, मतलब वायु का परिवहन। और तीसरा देखा था हम लोगों ने जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है उसको, या फिर अंतः श्वसन होता है, इसके बारे में। तो हम लोग ने जो 2 शुरू बताया उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज उसी के ही आगे हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है इसको हम लोग देखते हैं कि यह मेनली किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद में वह फेफड़ा में चला जाता है सांस, और उसके बाद में फिर वहाँ से जो फेफड़ा होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसी में जो वायु होता है वह पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद में वह ब्लड में पहुँच जाता है, और ब्लड में पहुँचने के बाद में सभी जो हम लोगों के कोशिका है, हम लोगों का जो शरीर है, उसमें प्रत्येक कोशिकांगों तक पहुंच जाता है। और प्रत्येक कोशिकांगों तक पहुंचने के बाद में फिर ये वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, मतलब एचबी होता है, वह ऑक्सीजन को कोशिका में रिलीज कर देता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में फिर वहाँ क्या होता है, उसका यूज होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं मेनली कि यह कहाँ होता है। जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है यह कहाँ होता है, यह होता है जीवद्रव्य में होता है। जो हम लोग जानते हैं कि जीवद्रव्य किसे कहते हैं, या फिर इसी को ही प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसको हम लोग जानते हैं कि क्या को क्या बोला जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। कोशिका के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एचबी होता है, मतलब हीमोग्लोबिन होता है, वह कोशिका में पहुंचने के बाद में इस प्रकार से होता है। देखते हैं हम लोग कि जो ऑक्सीजन होता है, मतलब एचबी होता है, और जो ऑक्सीजन होता है, मतलब जो एचबी होता है, वह ऑक्सीजन को कंबाइन करके रखे रहता है। और वही क्या करता है, पकड़े पकड़े फेफड़ा से उसको प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है, और कोशिका में उसको छोड़ देता है। तो वहाँ पे ये क्यों छोड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो जो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, या फिर जो ऑक्सीजन की जो सांद्रता होता है, वह कोशिका में कम होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ कोशिका में ऑक्सीजन होता है, उसका यूज़ हो जाता है, और यूज़ होने के बाद में उसको भोज्य पदार्थ के अपघटन में उसका यूज़ हो जाता है। और उसके बाद में उस वहाँ से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है। तो उस समय कोशिका में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाता है और जो ऑक्सीजन का सांद्रता कम हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ इसलिए रिलीज हो जाता है। और जो एचबी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता अधिक होता है, उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर उसको कहाँ पहुँच जाता है, वह धीरे धीरे करके ब्लड के थ्रू वह हम लोगों का जो फेफड़ा होता है वहाँ तक पहुँचा देता है। तो अब हम लोग देखते हैं जो खाद्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसी के आधार पर ही इसको 2 भागों में बांटा गया है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ऑक्सीश्वसन, या फिर इसी को इंग्लिश में एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अनॉक्सी श्वसन कहा जाएगा, और उसको इंग्लिश में एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिंदी की इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से किस में ऑक्सीजन उपस्थित होगा और किस में ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा। तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं एनारोबिक, मतलब ना होने वाला बात, इसमें थोड़ा फीलिंग आ रहा है, तो इसलिए यहाँ का होगा एना, मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा। ए ना, मतलब ना होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन, इस प्रकार से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं इसके जस्ट उल्टा होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन। हिंदी में हम लोग देखते हैं अनाक्सी श्वसन। इसमें अनाक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो हम लोग इसी को देखते हैं, उसके बाद में फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में या फिर अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है कि यह कुछ एंजाइमों के साथ में मिश्रण इसमें हो जाता है, और मिक्स होने के बाद में यह कोशिका द्रव्य में इसका विघटन होता है, और विघटन होने के बाद में इसका किस प्रकार से विघटन होता है, आंशिक रूप से विघटन होता है।
और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि इसमें अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, इसमें पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। और इसी जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की पूर्ण संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें 4 एटीपी का इसमें फॉर्मेशन होता है, मतलब 4 एटीपी का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होता है उसमें जो 4 एटीपी में से उसमें 2 एटीपी क्या होता है, यूज़ हो जाता है, खुद के मतलब उत्पादन में ही उसका यूज़ हो जाता है। और जो 2 एटीपी बचता है वही हम लोगों को उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त हो जाता है, 2 एटीपी ही उपलब्ध हम लोगों को होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो पायरुविक एसिड होता है इसकी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, यह लैक्टिक एसिड या फिर एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं, उस समय क्या होता है कि हम लोग की जो प्रत्येक कोशिका होता है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो उस समय क्या होता है, हम लोग जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस समय हम लोगों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग को जितना जो कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन की पूर्ण उपलब्धता नहीं हो पाता है। उस समय क्या होता है कि जो ग्लूकोज का अनाक्षी शोषण होता है, और अनाक्षी शोषण के फलस्वरूप क्या होता है, जो कोशिका होता है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यही लैक्टिक एसिड ही क्या करता है, हम लोगों के जो कोशिका होता है उसी कोशिका में ही यह जमा हो जाता है। इसी कारण ही हम लोगों को थकान लगने लगता है। मतलब जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर डंबल उठाते हैं उस समय यहाँ हम लोग को दर्द होने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि जो जो हम लोग का सेल होता है उस सेल को जितना हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त कराना होता है उसको हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, इसलिए हम लोग को थकान होने लगता है या फिर यहाँ दर्द होने लगता है, लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। और जब धीरे धीरे करके वहाँ के जो कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है तो वहाँ का जो दर्द होता है वह कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अनाक्षी श्वसन होता है उसी में ही जो मांसल पौधे होते हैं, मतलब जो मोटे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, फफूंदी मतलब जो फंगी होते हैं उनमें क्या होता है, या फिर और भी वो इसमें जो और पौधे होते हैं उनमें अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप जैसे हम लोगों के शरीर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप इन पौधों में क्या होता है, उनमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन या फिर इसी को ही ऑक्सीश्वसन कहा जाता है हिंदी में। इसमें हम लोग देखते हैं कि नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा और इसमें क्या होगा, जो पायरुविक एसिड होगा C3H4 और O3 जिसका फार्मूला है पायरुविक एसिड का, यह एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें जब क्रिया होता है या फिर इसका अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी प्राप्त होता है। मतलब जो पायरुविक एसिड होता है उसका पूर्ण रूप से इसका अपघटन हो जाता है और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या होता है, उसमें हम लोगों को एटीपी प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो एटीपी कितना होता है, 38 एटीपी हम लोगों को प्राप्त होता है। जो ऑक्सीश्वसन होता है उसमें एक ग्लूकोज के अपघटन से कितना होता है, हम लोगों को 38 एटीपी प्राप्त होता है। और इसमें जो 38 एटीपी प्राप्त हुए रहता है उसका हम लोग का 55 से लेकर 60% तक क्या होता है, इसमें जीवों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। और बाकी जो बचता है वह क्या होता है, ह्रास हो जाता है, मतलब वह हम लोग यूज़ नहीं कर पाते या फिर जीव उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है यह कहाँ होता है, यह जीवद्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म में होता है। और इसमें क्या होता है, जो Hb होता है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इसका क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्षी श्वसन या फिर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसको ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है या फिर अनाक्षी श्वसन होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज एंजाइमों की उपस्थिति में क्या होता है, यह जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में इसका विघटन होता है। और किस प्रकार से होता है, यह आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है वह पायरुविक एसिड होता है और इसमें जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो 2 एटीपी होता है उसी जो ग्लाइकोलिसिस की जो चक्र होता है उसी में ही इसका यूज हो जाता है। तो कुल मिला के हम लोगों को जो 2 एटीपी ही हम लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो पायरुविक एसिड होता है O2 की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड या फिर एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मांसल पौधे या फिर जो फंगी होते हैं उनमें या फिर ईटीसी इसी प्रकार से ही और जो पौधे होते हैं उसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें हम लोग देखते हैं जो पायरुविक एसिड होता है वह एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का और 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक ग्लूकोज के अपघटन से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज के अपघटन से ऑक्सीशोषण के फलस्वरूप कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है उसमें से केवल 55 से लेकर 60% तक का जो जीव होता है वे यूज़ कर सकते हैं और जो बाकी होता है उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका ह्रास हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और यदि हाँ मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।